हेलो दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम डिसीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एनाटमी ऑफ एक्सटर्नल नोज़ मेरे पिछले वीडियो से ज़रूर रिवाइज़ कर लें। तो आते हैं डिसीज़ेज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ पे। तो 3 तरह का हो सकता है, या तो सेल्यूलाइटिस, नेज़ल डिफ़ॉर्मिटी या फिर ट्यूमर। सबसे पहले आते हैं सेल्यूलाइटिस पे। सेल्यूलाइटिस जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, रेड, स्वेलन और टेंडर नोज़ हो गई है, बिल्कुल वैसी ही होगी। टेंडर मतलब टच करने पे पेन होगा। इसमें नेज़ल स्किन जो है वो स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के कारण इन्वेड हो जाती है, या फिर नेज़ल वेस्टिब्यूल का इन्फेक्शन अगर एक्सटेंड कर जाए अपर नेज़ल स्किन पे तो भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल्स देंगे, हॉट फॉर्मेंटेशन करेंगे और पेन किलर्स मतलब एनाल्जेसिक्स देंगे। नेक्स्ट आता है नेज़ल डिफ़ॉर्मिटी। नेज़ल डिफ़ॉर्मिटी 4 तरह की हो सकती है: सैडल नोज़, हम्प नोज़, क्रूकेड नोज़ या फिर डेविएटेड नोज़। सबसे पहले आते हैं सैडल नोज़ पे। तो सैडल नोज़ आप पिक से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे घोड़े के ऊपर ये जो बिछाया जाता है उसे सैडल कहते हैं। जैसा कि वो डिप्रेस्ड होता है नोज़, वैसे ही डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए इसे सैडल कहते हैं। तो सैडल नोज़ जो है उसमें नेज़ल डॉर्सम डिप्रेस हो जाएगा, तो या तो बोनी पार्ट हो सकता है या कार्टिलेजिनस पार्ट, या दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब वजह क्या होती है? मोस्ट कॉमन रीज़न नेज़ल ट्रॉमा होता है। उसके अलावा एसएमआर जैसे सर्जरीज़ में अगर ज़्यादा रिमूव कर दे सेप्टम को, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, या फिर सेप्टल कार्टिलेज अगर किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे हेमाटोमा हो गया है या फिर एब्सेस हो गया है, उस वजह से भी हो सकता है। या फिर कई बार लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस या फिर सिफिलिस जैसे इन्फेक्शन की वजह से भी सैडल नोज़ हो सकती है। अब यहाँ क्योंकि कुछ कम हो गया है, हमें ऐड करना है, तो ऑगमेंट मतलब होता है टू ऐड। तो इसके ट्रीटमेंट में ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी करते हैं। अगर डिप्रेशन सिर्फ कार्टिलेजनस है तो उसे कार्टिलेज से फिल करेंगे, जो कि नेज़ल सेप्टम या फिर ऑरिकल से ले सकते हैं। अगर डिप्रेशन बोनी एंड कार्टिलेजनस दोनों पार्ट को इन्वॉल्व करता है तो कैंसलस बोन ली जाती है। बेस्ट पार्ट होता है ईलियक क्रेस्ट। कैंसलस बोन मतलब जो मैच्योर एडल्ट बोन होती है उसका स्पॉन्जी टिश्यू लिया जाता है, या फिर सिंथेटिक इम्प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम्प नोज़। जैसे कि ऊँट यानी कैमल के ऊपर जो हम्प होता है, उठा हुआ पोर्शन, नोज़ भी बिल्कुल वैसे ही हो जाती है, इसलिए इसे हम्प नोज़ कहते हैं। ये भी बोन, कार्टिलेज या फिर दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है। क्योंकि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, उसे हटाने के लिए रिडक्शन राइनोप्लास्टी की जाएगी। नेक्स्ट आती है क्रूकेड नोज़ या फिर डेविएटेड नोज़। इसमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है। जो क्रूकेड नोज़ होती है उसमें ये होता है मिडलाइन ऑफ द डॉर्सम, और ये टिप होती है, ये फ्रंटोनेज़ल एंगल है डॉर्सम का और ये टिप होता है। तो ये जो है वो क्रूकेड नोज़ में कर्व हो जाएगा सी या फिर एस शेप में, लेकिन डेविएटेड नोज़ में ये पार्ट स्ट्रेट होता है लेकिन एक तरफ डेविएट हो जाएगा। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। ये दोनों यूजुअली ट्रॉमेटिक इन ओरिजिन होते हैं, और इसे करेक्ट किया जाता है राइनोप्लास्टी से या फिर सेप्टोराइनोप्लास्टी से। राइनोप्लास्टी की मेन प्रायोरिटी अपीयरेंस होती है, वहीं सेप्टोराइनोप्लास्टी का मेन प्रायोरिटी नेज़ल फंक्शन होता है। Coming to tumors, tumors can be congenital, benign और malignant. Congenital tumors में आते हैं dermoid cyst, एनकेफेलोसील, मेनिंगोएनकेफेलोसील या फिर ग्लियोमा। बेनाइन ट्यूमर्स में राइनोफायोमा, हेमांजियोमा, पिगमेंटेड नेविस, सिबोरिक केराटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमा या फिर स्वेट ग्लैंड ट्यूमर। मैलिग्नेंट में बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा। डर्मोइड सिस्ट की बात करें तो ये 2 तरह का हो सकता है, या तो सिंपल डर्मोइड होगा या फिर डर्मोइड विद अ साइनस। सिंपल डर्मोइड में मिडलाइन स्वेलिंग तो मिलेगी लेकिन कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होगी। वहीं डर्मोइड विद अ साइनस में एक एक्सटर्नल ओपनिंग मिलेगी, जिस साइनस कह रहे हैं, उसके थ्रू कई बार हेयर प्रोड्यूस करते भी मिल सकते हैं, और अगर आप इस साइनस ट्रैक को ट्रेस करें तो ये सिस्ट तक पहुंच जाएगा। अगर इसका इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन हुआ है तो जो साइनस ट्रैक्ट है वो नोज से ब्रेन में पास करने के लिए उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से जाएगा या फोरामेन सीकम से जाएगा, और ब्रेन में जाके ये या तो ड्यूरा पे अटैच हो जाएगा या फिर इसका कोई इंट्राक्रेनियल कनेक्शन होगा। तो अगर इस साइनस के थ्रू इन्फेक्शन पास कर जाए तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट होता है कि ऐसे केसेस में हमें नेज़ल बोन को स्प्लिट करके जो एक्सटेंशन होता है अपर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम में उसे रिमूव करना होता है। तो इसके लिए कंबाइंड न्यूरोसर्जिकल एंड ओटोलैरिंगोलॉजिक अप्रोच की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट आता है एनकेफेलोसील एंड मेनिंगोएनकेफेलोसील। इसमें अगर कोई कॉन्जेनाइटल बोनी डिफेक्ट रह जाए, वहाँ से बोन लूज हो, तो ब्रेन टिश्यू जो है वो मेनिंजेस के साथ हर्निएट करके एक स्वेलिंग के फॉर्म में दिखता है। एक्स्ट्रानेजल जो मेनिंगोएनकेफेलोसील होती हैं वो सबक्यूटेनियस पल्सेटाइल स्वेलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करती है। इस स्वेलिंग में कफ इम्पल्स भी प्रेजेंट होगा और ये रिड्यूस भी हो सकती है, हम प्रेशर अप्लाई करें तो ये रिड्यूसिबल होती है। इसके ट्रीटमेंट में आता है कि जो ट्यूमर स्टॉक जो ब्रेन से है उसे हटाकर जो बोनी डिफेक्ट है उसे रिपेयर करना है ताकि वापस से हर्निएशन ना हो। नेक्स्ट होता है ग्लियोमा। ग्लियोमा जो होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम एनकेफेलोसील का अगर कोई पार्ट निप्ड ऑफ हो जाए, मतलब कट के टुकड़ा कहीं और चला जाए, तो उसे ग्लियोमा कहते हैं। ये यूजुअली तो एक्स्ट्रानेजल होता है 60% केसेस में, लेकिन 30% केसेस में इंट्रानेजल ग्लियोमा भी हो सकता है और 10% केसेस में बोथ इंट्रानेजल और एक्स्ट्रानेजल ग्लियोमा हो सकता है। ये फर्म सबक्यूटेनियस स्वेलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करता है और जो एक्स्ट्रानेजल ग्लियोमा जो कि मोस्टली मिलता है वो एनकैप्सुलेटेड होता है और एक्सटर्नल नेजल अप्रोच के थ्रू हम उसे हटा सकते हैं। ये तो है कॉन्जेनाइटल ट्यूमर्स की बात। अब आते हैं बेनाइन ट्यूमर पे। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है राइनोफायोमा। इसे पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, ये पोटैटो जैसा अपीयरेंस होता है, इसे पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं। स्लो ग्रोइंग होता है और जो नेज़ल टिप पर सेबेशियस ग्लैंड्स होती है उनकी हाइपरट्रॉफी के कारण ये होता है। एक्ने रोजेशिया के केसेस में भी ये देखने के लिए मिलता है। ये ट्यूमर कैसा दिखता है, तो ये पिंक इन कलर होता है, लोब्यूलेटेड, मतलब अलग अलग लोब्स दिखेंगे, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, ये एक लोब है, ये एक अलग लोब है, ये एक अलग लोब है। लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है और सुपरफिशियल वैस्कुलर डायलेटेशन भी देखने के लिए मिलता है। मैन पास्ट मिडिल एज में यूजुअली देखने के लिए मिलता है। पेशेंट जो है वो डॉक्टर को अप्रोच यूजुअली कॉस्मेटिक अपीयरेंस के कारण करता है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। और अगर कई बार काफ़ी बड़ा हो जाए तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ और विज़न ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसमें दिक्कत कर सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें ट्यूमर को हटाना है विद अ शार्प नाइफ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, या फिर कम्प्लीटली इसे एक्साइज कर सकते हैं और जो स्किन वहाँ है उसे स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। कमिंग टू मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे पहले आता है बेसल सेल कार्सिनोमा, जो कि सबसे कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है स्किन ऑफ द नोज़ का। 87% केसेस इसी के होते हैं। मेल्स और फीमेल्स को इक्वली इन्वॉल्व करता है और एज ग्रुप जो इन्वॉल्व होती है वो होती है 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज, जो कि कॉमनली इसमें देखने के लिए मिलता है। कॉमन साइट होती है टिप ऑफ द नोज़, जो कि ये है, और एला ऑफ द नोज़, मतलब ये पार्ट आ जाता है। अब ये प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं पेशेंट आपको, या तो सिर्फ सिस्ट मिल सकती है या फिर पेपिलोपर्ली नोड्यूल, जैसे कि इस पिक में देख रहे हैं, पेप्यूल जो बनता है उसका एकदम शाइनी पर्ली अपीयरेंस होता है, तो इसे पेपिलोपर्ली नोड्यूल कहेंगे। या फिर अल्सर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है जिसकी रोल्ड एजेस होगी, जिसे रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। इसे इसलिए बेसल सेल कार्सिनोमा को रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। ये वेरी स्लो ग्रोइंग होता है और नोडल मेटास्टेसिस काफ़ी रेयर होती है। ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं, तो बेसल सेल कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट उसके साइज़, लोकेशन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर अर्ली लीजन है तो क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, इरेडिकेशन कर सकते हैं, या फिर सर्जिकली उसे एक्साइज कर सकते हैं। लेकिन अगर बार बार हो रहा है या फिर ज़्यादा हो गया है, या फिर अगर उसने बोन या कार्टिलेज को इन्वॉल्व कर लिया है, तो जो पार्ट इन्वॉल्व हो गया है उसे एक्साइज करना है, और जो सर्जिकल डिफेक्ट बन गया है एक्सीजन की वजह से, उसे लोकल या फिर डिस्टेंट फ्लैप से क्लोज कर देंगे, या फिर प्रोस्थेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को एपिथेलियोमा भी बोलते हैं, और बेसल सेल कार्सिनोमा के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ये भी इक्वली इन्फेक्ट करता है मेल्स और फीमेल्स को, और एज ग्रुप भी 40 to 60 ईयर्स होती है। ये एक इन्फिल्ट्रेटिंग नोड्यूल के फॉर्म में होता है या फिर अल्सर के फॉर्म में भी मिल सकता है, जिसकी रोल्ड आउट एजेस होगी। इसकी मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो होती है साइड ऑफ द नोज़ या फिर कॉल्यूमेला। नोडल मेटास्टेसिस 20% केसेस में देखने के लिए मिलती है। ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं, तो अर्ली लीजन की रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। अगर मोर एडवांस लीजन है या फिर बोन या कार्टिलेज को इन्वॉल्व कर चुका है, तो वाइड सर्जिकल एक्सीजन करेंगे और जो डिफेक्ट बन गया है उसकी प्लास्टिक रिपेयर करेंगे। और अगर नोडल मेटास्टेसिस हो गई है तो नोड्स का ब्लॉक डिसेक्शन करेंगे। द लास्ट इज़ मेलानोमा। मेलानोमा जो होती है वो लीस्ट कॉमन वेराइटी है। क्लिनिकली ये 2 तरह का हो सकता है, या तो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप होगा जो कि काफ़ी स्लो ग्रोइंग होता है,
या फिर नोड्यूलर इन्वेसिव टाइप हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल एक्सीजन। तो ये हुआ डिसीजेस ऑफ एक्सटर्नल नोज के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।